हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि हम शेखर जोशी की कहानी दाजू, जो कि हमारा पार्ट 15 है, वो हम पढ़ रहे थे। तो अब हम कहानी में आगे देखेंगे कि कुछ, जैसे कि हमने देखा कहानी में आगे कि जगदीश बाबू कैसे उस कैफ़े में जाते हैं, कैसे मदन से उनकी पहचान होती है और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी जम जाती है। मतलब काफ़ी दोनों का जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है। मदन को लगता है कि उसको बड़ा भाई मिल गया और जगदीश बाबू को भी लगता है कि उनको भी अपने गांव का कोई इंसान मिल गया जिससे वो अपनी सारी बातें कर सकते हैं। तो उनका जो अकेलापन था वो दूर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मदन है वो हमेशा उनको दाजू कह के संबोधित करता है, दाजू कह के बुलाता है और उसे भी लगता है कि उसे भी कोई बड़ा भाई मिल गया है। जैसे ही वो जाते कैफ़े में जगदीश बाबू, तो वो तुरंत कहता जय हिंद दाजू, और कहता कि आज तो बहुत ठंड है, क्या यहाँ पे बारिश की, यहाँ पे हिम गिरेगा, मतलब बर्फ़ गिरेगी। इस तरह से दोनों काफ़ी बातचीत करते। और जैसे ही वो कहते कि मदन चाय लाओ, तो वो कहता हाँ दाजू लाया। और इस तरह से वो जब चाय पी लेते वो कहता और कुछ लाऊं, पानी लाऊं। इस तरह से वो काफ़ी मतलब उनसे कहता रहता, बातचीत करता रहता। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जगदीश बाबू को भी शहर में रहते रहते उनका भी अकेलापन दूर हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का जो एकाकीपन है, अकेलापन, वो दूर हो जाता है। अब उन्हें चौक कैफ़े ही नहीं, सारा शहर कैसा लगता है, अपने रंग में रंगा हुआ लगने लग जाता है। मतलब जिस चौक में वो रहते थे, जिस कैफ़े में जाते थे, इतनी भीड़ में लोगों के बीच रहते, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि यहाँ मैं अकेला हूँ। तो वो सारी चीज़ें उनको दूर हो गई और अब वो शहर उनको अच्छा लगने लगा। लेकिन उनको एक चीज़ बहुत खटकने लगी कि जैसे ही वो कैफ़े में जाते तो जो मदन है, छोटा सा 9-10 साल का बच्चा, वो उनको तुरंत दाजू कहता। और जबकि अन्य लोग को वो साहब कहता, तो उससे लगता कि उनको मन में खटकता कि ये क्या, मुझे जब देखो तब दाजू दाजू कहता है, और उनको वो चीज़ खराब लगने लग जाती है। और मदन जो था वो तो उसको लगता था कि मुझे अपना बड़ा भाई मिल गया है। तो वो अगर किसी दूसरे टेबल पे भी होता तो भी कहता दाजू कुछ लाऊं, इस तरह से वो उनको कहता। तो अब आगे क्या होता है कि देखिए, आगे हम कहानी में देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, अकेलापन। अब उन्हें चौक कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु उन्हें ये बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। वह मदन था कि दूसरे टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। अब जैसे उसने कहा दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। उन्हें क्या लगा कि ये एक मध्यम वर्ग है, मतलब कि उन्हें ऐसा लगा कि मेरा जो लेवल है वो नीचे है और जो दूसरे लोग आते हैं उनका लेवल ऊपर है, तो वो उन्हें गलत लगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक कि अपनत्व की पतली डोरी अहंग अहंग की तेज धार के आगे न टिक सके। मतलब जो जगदीश बाबू, उसने उस बच्चे का अपनापन नहीं देखा, बल्कि उनका जो अहम था वो जीत गया। तो वो चीज़ उनको नज़र नहीं आई। फिर उसने कहा दाजू चाय लाऊं, चाय नहीं। अब वो जो मदन था उसने कहा दाजू चाय लाऊं, तो जगदीश बाबू कहते चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी है नहीं, है भी या नहीं है तुम्हें। मतलब इस तरह से वो छोटे से बच्चे को बहुत डांट देते, बोलते ये क्या, जब देखो तब दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो, किसी के प्रेस्टीज का कोई ख्याल है कि नहीं तुम्हें। अब जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। मतलब वो बहुत ही गुस्से में थे, शब्दों पर अधिकार नहीं रहा। मतलब वो गुस्से में बोले जा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि वो किसके सामने खड़े हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही थी कि वो एक छोटे से बच्चे को इतनी सारी चीज़ें कह रहे हैं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा किसी गाँव से आया था, और वो भी पहाड़ी गांव, जहाँ पर उसने कभी भी इन तरह के शब्दों को नहीं सुना था। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। मतलब वो तो गुस्से में बोले जा रहे थे, उन्हें यही समझ में आ रहा था कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो छोटा सा बच्चा समझेगा या नहीं। लेकिन मदन जो था वो प्रेस्टीज, मतलब प्रेस्टीज का अर्थ होता है ख्याति, मतलब प्रसिद्धि, पर वो ये चीज़ समझ पाएगा कि नहीं। लेकिन मदन ये सारी चीज़ें, मतलब इस शब्द का अर्थ वो समझ पाया कि नहीं, लेकिन लेखक यहाँ पे कहते हैं कि वो सारी चीज़ें वो समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मतलब मदन जो था उससे क्या लगा, बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही गहरी चोट लगी उसे। ऐसा कि मैं जिनको दाजू दाजू कहता था आज वही मुझे सब लोगों के बीच में डांट रहे हैं, तो उसे एक बेइज्जती सी भी लगी और उसे बहुत आघात पहुंचा, मतलब चोट लगी। और मैनेजर से सिरदर्द के बहाने कर वह घुटनों
में सर्द एक कोठरी में सिसकियाँ भर भर कर रोता रहा। मतलब मैंने जैसे उसने कहा कि मुझे सर दुख रहा है, और वो अपनी कोठरी मतलब जिस कमरे में वो रहता था वहाँ पे चला गया, और वहाँ पे वो बेचारा बच्चा बहुत ही रोया। घर गांव से दूर ऐसी स्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो। तो अब जो उसका प्रवासी जीवन था, वो काफ़ी सालों से वो वहाँ पे काम कर रहा था, तो इस प्रवासी जीवन में उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको अपनी माँ की गोद से, अपने पिता की छाया से, अपनी बहन के आंचल से छीन लिया। मतलब उसे काफ़ी दुख हुआ, उसे लगा कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर हूँ, क्योंकि जगदीश बाबू जो थे वो भी उसके गाँव के थे, तो उसे लगा कि कोई अपना उसे मिल गया है इस शहर में। लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची और वो बहुत ही रोया। रो लेने पर अंतर की घुमरती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। अब लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब इंसान किसी दुख तकलीफ में हो, तो अगर वो रो लेता है ना, तो उसके अंदर का जो दुख है वो क्या होता है, शांत हो जाता है। जो दुख तकलीफ होती है वो दूर हो जाती है। तो वो, और उस समय रो लेने के बाद जब वो जो निश्चित करता है वो उसे जीवन भर याद रहता है, और वो एक विवेकपूर्ण निर्णय होता है। तो यहाँ पे वो यही कहते हैं कि वो काफ़ी रोता रहा, और रोने के बाद उसने निश्चय किया कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखेगा काफ़ी। और फिर दूसरे दिन वो वापस अपने काम में लग गया। मदन पूर्वतः काम करने लगा। मतलब रो लेने के बाद जब वो उसका मन हल्का हुआ तो वापस वो दूसरे दिन अपने काम में लग गया। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट अपने बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। अब दूसरे दिन क्या होता है कि जगदीश बाबू वापस उसी कैफे में जाते हैं, तो उनकी भेंट मतलब उनकी मुलाकात अपने बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयास कर रहा हो। अब जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे ही जगदीश बाबू जाते थे कैफे में, तो मदन बोलता था दाजू चाय लाऊं, एकदम जैसे अगर वो किसी दूसरे टेबल पे भी होता तो भी वो दाजू करके उनको संबोधित कहता या कहता जय हिंद। लेकिन आज जैसे ही वो पहुँचे तो उनकी भेंट मतलब उनकी मुलाकात अपने बचपन के मित्र हेमंत से होती है। और जगदीश बाबू ने क्या किया, इशारे से मदन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या लगा कि वो दूर दूर उनसे दूर रह रहा है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। पहली बार तो उसने अनसुना कर दिया, लेकिन दूसरी बार उन्होंने उसका नाम लेकर बुलाया तो वो आया। आज उसके मुख पर वो मुस्कान न थी और ना ही उसने क्या लाऊं दाजू का। मतलब पहले तो वो बड़ा खुश हो जाता था जगदीश बाबू के जाते, लेकिन आज उसके चेहरे पे उस तरह की कोई मुस्कान भी नहीं थी और ना ही उसने कहा कि क्या लाऊं दाजू। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय और 2 ऑमलेट। परंतु अब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, और मानो दोनों अपरिचित हो। पहले वो बुलाया तो उसने नहीं सुना, फिर दूसरी बार जगदीश बाबू को उसका नाम लेकर बुलाना पड़ा और कहा कि 2 चाय और 2 ऑमलेट ले आओ। तो पहले वो कहता था लाया दाजू, आज उसने कहा लाया साहब, और इस तरह से दोनों कैसे हो गए, अपरिचित हो गए। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। अब शायद पहाड़िया है, ऐसा हेमंत ने अपने मित्र जगदीश बाबू से कहा कि शायद ये पहाड़ी लग रहा है, पर जगदीश बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने, और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। अब जगदीश बाबू जो थे उन्होंने कुछ नहीं कहा हाँ, और फिर जो उनके बीच जो बातचीत चल रही थी उसका टॉपिक मतलब विषय चेंज कर दिया, बदल दिया। मदन चाय ले आया था। मदन चाय ले आया, क्या नाम है तुम्हारा लड़का? मदन जो था वो चाय ले आया, और फिर उनका जो मित्र था हेमंत उसने पूछा क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गर्ज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। टेबल मतलब टेबल पे कुछ समय के लिए क्या हुआ, मौन छा गया। मतलब ना मदन ने कुछ कहा, ना जगदीश बाबू ने, और ना ही हेमंत ने, किसी ने कुछ भी कहा नहीं। हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गर्ज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई। जगदीश बाबू की जो आंखें थी वो चाय की प्याली पर झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। मतलब मदन जो था उसके सामने वही सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद आने लगी कि
कि कैसे जगदीश बाबू ने उसका नाम पूछा, कैसे दोनों के बीच में अपनापन बढ़ा और किस तरह से उसको उन्होंने डांटा था, जगदीश बाबू ने मदन को। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी के प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहना, इस तरह से नहीं रहना तुम्हें, इस तरह से सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगी। जगदीश बाबू ने आंख उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे वो अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। जगदीश बाबू ने जैसे ही मदन की तरफ देखा तो उसको लगा कि ये बहुत गुस्से में जरूर कुछ ना कुछ बोल पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? अब हेमंत ने पहले तो थोड़ा जोर से पूछा, फिर उसने धीरे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो बॉय कहते हैं साहब मुझे। अब उस बार उसने अपना नाम नहीं बताया और बोला बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया, मतलब इतना ही कहकर वो चला गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। मतलब बहुत ही गुस्से से उसने कहा और इस समय उसका चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। सब का मतलब उजली, मीनू मतलब व्यंजन, मेनू मतलब व्यंजन, जो देखते हैं ना हम, एक मेनू दिया जाता है किसी होटल में हम जाते हैं तो वो। फिर निसंग मतलब अकेला, जन दश्य में मतलब शोरगुल युक्त, हिम मतलब बर्फ और ह्यू मतलब बर्फ, अहम मतलब प्रचंड, प्रेस्टीज मतलब इज्जत, वेदना मतलब पीड़ा। अब हम सही विकल्प चुनकर देखेंगे। आप ध्यान रखना बच्चों कि इसमें से दो में से एक हर साल एग्जाम में आता है। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो अल्मोड़ा। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत की मदद से आपने अपना नाम क्या बताया था? बॉय। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।